तो दोस्तों टर्की की इस समय की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन के मामले में ये दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इनकी करेंसी लीरा ऑल टाइम लो परफॉर्मेंस पर ये है डॉलर की तुलना में। इसके अतिरिक्त इकोनॉमी वगैरह इन सारी चीजों को लेकर टर्की के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से भी इनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। और सबसे बड़ी बात कि इस समय रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इससे इनके यहाँ पर खाद्यान्न के भी संकट हैं। कहने का मतलब परिस्थिति बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होती जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके जो पुराने सहयोगी हैं जहां से इनका गुजारा बसारा चलता था वो सारे भी इनसे एक के बाद एक दूर होते जा रहे हैं। इनके व्यवसाय सीमित होते जा रहे हैं और जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में टर्की का आगे और ज्यादा सरवाइव करना वैसे ही काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके ऊपर एक और कांड हो गया और वो कांड हुआ भारत के अंदर G20 में। हम सभी जानते हैं कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की स्थापना की गई जो कि भारत से चलते हुए सीधे इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा, जिसमें बीच में कई सारे देश आते हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चाइना का जो BRI परियोजना है उसे एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया जाएगा और जितनी भी आर्थिक एक्टिविटी होती है इन फ्यूचर वो इसी माध्यम से होगी, जिससे टर्की को सीधा सीधा नुकसान है। एक तो इस परियोजना में टर्की को नहीं लिया गया, दूसरी बात कि जो BRI परियोजना थी उसका प्रमुख केंद्र टर्की हुआ करता था चाइना की तरफ से, लेकिन चूंकि इसके बन जाने के बाद उसका इम्पोर्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में टर्की को आने वाले समय में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सभी लोग इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे। तो हर हाल में इस कॉरिडोर को लेकर काफी ज्यादा व्याकुल था टर्की। इसको लेकर टर्की की तरफ से कुछ बयान भी आए, खुद उनके प्रेसिडेंट एर्दोगान की तरफ से बयान दिए गए। मैंने भी आपको बताया था, उन्होंने यहाँ तक की बात कर दी कि देखिए टर्की के बिना ये कॉरिडोर किसी काम का नहीं है, आपको यूरोप पहुंचने के लिए टर्की की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये दरअसल पुराने ख्यालातों में है। इन्हें ऐसा लगता है कि आज भी हम यूरोप के लिए एशिया में गेट बने हुए हैं, लेकिन वो सारी पुरानी बातें थी। आज कई सारे चूंकि समीकरण चेंज हो चुके हैं, सारे देश एक दूसरे के साथ साझगांठ कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी जगह इस कॉरिडोर में सीधे सीधे इजराइल ले लेता है। इजराइल के लिए भी ये कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है इसको लेकर भी पास्ट में हम लोग कई सारे फैक्ट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली भारत हो या फिर इजराइल हो, भारत जहाँ से ये कॉरिडोर शुरू होता है और इजराइल जहाँ पर ये अंतिम पड़ाव में पहुंचेगा वहीं पर टर्की को प्रॉब्लम हो रही है। अब दोस्तों जब एर्दोगान की तरफ से इस कॉरिडोर को लेकर ये कहा गया था कि देखिए हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, इसमें हमें भी शामिल करना था और हमारे बिना इस कॉरिडोर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए टर्की इस रीजन में इसी की तरह एक और कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है जो कि इराक से शुरू होकर टर्की तक जाता है। अब वैसे इस लाइन के साथ मैंने आपको उस वीडियो में छोड़ दिया था क्योंकि इराक से लेकर टर्की के बीच में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके बारे में मेरे को भी ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं थी और मैंने इसको लेकर ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि टर्की इसी कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की तैयारियों में लग चुका है, जिसके लिए उसे इस समय 14 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। जी हाँ, 14 लाख करोड़ रुपीस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड डेफिनेटली टर्की अकेले के दम पर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि टोटल कॉरिडोर ये बताया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर तक का होगा जो कि इराक से चलते हुए टर्की तक पहुंचेगा। तो ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है और इवन कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर हंस भी रहे हैं कि भला ये सारी चीजें संभव कोई कैसे कर पाएगा। लेकिन टर्की ने इसके लिए एक ऑप्शन लेकर चल रहा है और उन ऑप्शंस में नाम आते हैं कतार का और UAE का। टर्की डेफिनेटली 14 लाख करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं करता, लेकिन अगर बात की जाए कतार की या फिर UAE की तो ये दोनों तो अफोर्ड करते हैं। ये दोनों अगर इस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली ये कॉरिडोर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये कॉरिडोर बनेगा और क्यों एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं और क्यों टर्की का मजाक उड़ा रहे हैं, चलिए इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। आप बस कन्वा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों टर्की ने इस नए कॉरिडोर का अनाउंसमेंट कर दिया है और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें टर्की से लेकर इराक, कतर और UAE से बात की जा रही है। इस कॉरिडोर को नाम दिया गया है इराक डेवलपमेंट रोड इनिशिएटिव। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए इराक के ग्रेनफा पोर्ट से टर्की तक पहुंचने में आसानी होगी और इसके लिए डेडलाइन दी जा रही है 2028 की, यानी 2028 तक सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और इस कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों असली प्रॉब्लम यहीं पर आती है और इसी को लेकर यूरेशियन ग्रुप के थिंक टैंक द्वारा
इन्हें चेताया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉरिडोर गुजरने वाला है इराक से लेकर टर्की तक, इसके बीच में एक बहुत ही अहम पड़ाव आने जा रहा है और ये वो पड़ाव है जिसे आईसिस का गढ़ माना जाता है, यानी एक ऐसा कॉरिडोर जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के गढ़ से होते हुए जा सकता है। तो क्या इस ट्रेड रूट पर किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट करना सुरक्षित हो पाएगा? क्योंकि जो भी इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करना चाहेगा उसे चाइना पाकिस्तान का सीपेक जरूर याद आएगा, क्योंकि सीपेक को लेकर भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह में। और इसको लेकर देखने के लिए ये मिलता है कि आए दिन सीपेक से जुड़े हुई ये कई संस्थाओं के ऊपर हमला कर देते हैं, यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स को मार दिया जाता है और अल्टीमेटली वो लोग नहीं चाहते कि हमारा सीना फाड़कर कोई इस तरह का कॉरिडोर गुजारे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या आईसिस के गढ़ से होते हुए कोई गुजर सकता है या कोई गुजरना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉरिडोर को तैयार करने के लिए ये जो 14 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कतार और यूएई से, तो डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों ही देश यानी कतार और यूएई इंश्योरिटी चाहेंगे कि वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सूद समेत उन्हें वापस मिले। लेकिन जब वो लोग भी एनालाइज करेंगे कि ये ट्रेड रूट आईसिस के क्षेत्र से जा रहा है, तो क्या ये संभव है कि वो लोग इस कॉरिडोर के लिए अपना इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार होंगे? अल्टीमेटली वहां पर इन्वेस्ट करना यानी पैसे को पानी में डुबो देने जैसा ही होगा। इसके अतिरिक्त आप इराक का ही ले लीजिए। देखिए, इराक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, काफी बड़ी मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बाद भी इराक को देख लीजिए, काफी ज्यादा खस्ताहाल स्थितियां हैं उसकी। इराक के अंदर भ्रष्टाचार बहुत सारा है, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तक नहीं है, कमजोर गवर्नमेंट होती है, वहां पर भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात की राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या है इराक की। आप खुद भारत का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि 90s के दौर में जब गवर्नमेंट बार बार चेंज होती थी तो कैसी स्थिति में आ गया था भारत। ऐसी स्थिति वहां पर हमेशा ही चलती रहती है। तो क्या इन सब परेशानियों के बाद और इसके साथ साथ आईसिस की प्रॉब्लम के साथ यूएई और कतार इस कॉरिडोर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे? और क्या अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें रिटर्न मिल भी पाएंगे? और इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो भी इराक से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इराक ने अभी तक साफ किया ही नहीं है कि उसे इस कॉरिडोर की आवश्यकता है या फिर नहीं है, और अगर इस कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू किया जाएगा तो वो पैसा लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन अभी तक इराक ने दिया ही नहीं है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यूएई, जो कि इसमें प्रमुख देश हो सकता है इनके हिसाब से, वो ऑलरेडी भारत के ट्रेड रूट में जुड़ा हुआ है, तो वो और उससे संबंधित देश इसी ट्रेड रूट का इस्तेमाल ना कर लें, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर होगा, जहां पर रिटर्न्स की गारंटी है। तो अल्टीमेटली एर्दोगान कुछ भी कह दे, ये नया ट्रेड रूट जो टर्की चाहता है ये नहीं बन सकता, इस तरह की बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।